सभी छात्र व छात्राओं को गुड आफ्टरनून। तो बेटा आपको पता है कि आपके ऑनलाइन जो कक्षा हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं और हम ऑनलाइन कक्षा लेकर के हमारा जो बचा हुआ जो सिलेबस है उसको पूर्ण करते हैं। तो हमारी जो सेकंड बुक है भारत का भूगोल वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल के बारे में पढ़ने से पहले सामान्य से जानकारी लेते हैं कि भारत के बारे में। तो उससे पहले मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको पता होगा कि नॉर्मल सी बातें बताई थी अक्षांश व देशांतर की, और वो तो स्टार्टिंग में भौतिक जो भूगोल पढ़ाई थी उस समय भी बताया गया था, लेकिन दोबारा से भी आपको एक बार बता दिया था पिछली वीडियो में। अब हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत का भूगोल पढ़ने से पहले सामान्य से जानकारी लेते हैं कि जो भारत का नामकरण है, कि जो भारत है उसका भारत नाम ही कैसे पड़ा और भारत को किस किस नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है, तो उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। तो उससे पहले एक बार देखो कि जो भारत है उसका नामकरण। तो भारत के अगर हम नामकरण की बात करें तो भारत का जो नामकरण है तो भारत के अंतर्गत आपने पुराण नाम सुना होगा, ठीक है। तो भारत में एक पुराण है और उस पुराणों के अंतर्गत भारत को किस नाम से जाना जाता है और वो पुराण कौन सा है। तो पुराणों की अगर हम बात करें तो जो विष्णु पुराण है, कौन सा, विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण के अंतर्गत भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो विष्णु पुराण के अंतर्गत भारत को किस नाम से जाना जाता है। तो विष्णु पुराण के अनुसार भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि भारत को प्राचीन समय से या प्राचीन काल में आर्यवर्त के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, आर्यवर्त के नाम से। आर्यवर्त यानी प्राचीन समय में भारत को किस नाम से जाना जाता था, आर्यवर्त के नाम से, आर्यों का निवास होने के कारण। अब हम बात करें कि आर्य जो वर्त के प्रसिद्ध राजा थे, कौन थे, आर्यवर्त के जो प्रसिद्ध राजा, उसमें प्राचीन समय में दुष्यंत। कौन थे, दुष्यंत। अब जो दुष्यंत थे, दुष्यंत के पुत्र कौन थे, भरत। दुष्यंत के पुत्र कौन थे, भरत। यानी प्राचीन समय में भारत को आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। उस समय एक दुष्यंत नाम का राजा हुआ करता था और उस राजा का पुत्र था भरत, और उस भरत के कारण ही भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। यानी उसी समय से भारत को क्या कहते हैं, यानी भारत कहते हैं। अब हम बात करें कि तो भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। तो भारत के अंतर्गत बात करें यूनानी व रोमन की, यानी यूनानी लोग और रोमन वासी थे, उन्होंने एक थी इंडस नदी, कौन सी नदी, इंडस, और एक थी इंडोस। यानी इस नदी के कारण ही और भारत को यूनानी व रोमन वासियों ने क्या कहा, इंडिया कहा। क्या कहा, इंडिया। वो देखो कैसे कहा इंडिया। देखो अब बात करते हैं किसकी, कि ईरानी जो लोग थे, कौन से, ईरानी लोग, ठीक है। ईरानी लोग भारत को क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे, हिंदुस्तान, ठीक है। यानी उनका जो सह का वर्ड है, यानी सह है ना, उसको वो हैमिक यूज़ करते थे। यानी सह का उच्चारण है, सह का उच्चारण वो हैमिक करते थे, ठीक है। यानी जैसे सिंधु प्राचीन नदी थी सिंधु, ठीक है, तो सिंधु नदी को वो यानी सह का वर्ड किस में यूज में लेते थे, है में यूज लेते थे। यानी सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडोस कहते थे। कौन कहते थे, ईरानी लोग। ईरानी जो लोग हैं वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडोस कहते थे। और जो रोमन लोग हैं, रोमन वासी हैं, वो सिंधु नदी को क्या कहते थे, इंडस कहते थे। यानी यूनानी ईरानी लोग हैं वो क्या कहते थे, सिंधु नदी को इंडोस, और जो रोमन वासी है वो क्या कहते थे, इंडस। यानी सह की जगह है का यूज करते थे, इसीलिए भारत का नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। अब हम बात करते हैं किसकी, भारत की स्थिति की, यानी पूरा जो विश्व है उसके अंतर्गत भारत की क्या स्थिति है, या एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत की क्या स्थिति है। तो आपको मैंने अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया। एक बार दोबारा से और देखो कि जैसे ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी, यानी पूरी पृथ्वी को समझने का माध्यम क्या है, या उसका प्रतिरूप क्या है, वास्तविक प्रतिरूप क्या है, या नमूना क्या है, या मॉडल क्या है, तो हम ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। अक्षांश देशांतर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी के बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यानी पूर्व से डायरेक्शन बताई थी मैंने, दिशाएं, यानी ये आपकी दिशा हो गई थी, ये उत्तर था,
ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब हम भारत की स्थिति की बात करें, ठीक है, कि भारत जो विश्व के अंतर्गत कौन से गोलार्ध में स्थित है। दो गोलार्ध हो गए, यानी पूरी पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि इधर उत्तर है और इधर दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें, ये देशांतर रेखा हो गई हमारी, ग्रीनविच जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो अब स्थिति की बात करें पूर्व में है पश्चिम में, तो भारत है पूर्व में, तो ये स्थिति हो गई। तो दिशाओं में मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो भारत की स्थिति क्या होगी, यानी भारत लगभग यहाँ पर स्थित है, तो भारत की स्थिति हो गई ये, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व के संदर्भ में अगर हम बात करें, किसके संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति, तो क्या स्थिति है भारत की विश्व के संदर्भ में, तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा भाग, एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, यानी ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में, तो क्या स्थिति है भारत की विश्व के संदर्भ में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम बात करें एशिया के अंतर्गत कि जो एशिया महाद्वीप है उसमें भारत की क्या स्थिति है, कि भारत एशिया के कौन सी दिशा में स्थित है। तो एशिया के अंतर्गत भारत जो है वो है दक्षिण दिशा के अंतर्गत स्थित, किसमें, दक्षिण में स्थित है। अब हम बात करें किसकी, भारत के क्षेत्रफल की, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो पहले सबसे पहले बात करें विश्व की, कि जो विश्व का जो क्षेत्रफल है तो वो कितना है। तो विश्व का क्षेत्रफल लगभग कितना है, अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग है 51 करोड़। कितना है, 51 करोड़। अब हम बात करें 51 करोड़ किलोमीटर में, अगर की जो स्थल मंडल की, यानी जल व स्थल की बात करें तो वो तो है 51 टोटल। अब स्थल मंडल की बात करें कि विश्व का जो क्षेत्रफल है वो स्थल मंडल कितना है, कितना है स्थल मंडल, तो लगभग है 14 करोड़ 50 लाख 80 हज़ार वर्ग किलोमीटर। कितना है, 14 करोड़ 50 लाख 80 हज़ार वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, स्थल मंडल का, यानी विश्व का जो स्थल मंडल है उसकी बात है, ठीक है। टोटल विश्व का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 51 करोड़ किलोमीटर। अगर अब हम बात करें भारत की, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी जो टोटल विश्व है उसका कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुए है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे हुए है। तो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.43% क्षेत्र है उसको क्या है, घेरे हुए है। कितना है, 2.43% घेरे हुए हैं, यानी कुल क्षेत्रफल का 1/46वां भाग, कितना है, 1/46वां भाग है वो विश्व के क्षेत्रफल का घेरे हुए है। कौन, भारत, ठीक है। अब हम बात करें भारत की कटिबंधीय स्थिति की, ठीक है, कि अक्षांशों के आधार पर अगर हम बात करेंगे भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति की बात हम करेंगे कि भारत कौन से कटिबंध के अंतर्गत अवस्थित है या आता है। तो अब हम देखते हैं कटिबंधीय स्थिति। अब कटिबंधीय स्थिति के अंतर्गत क्या है, यानी ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी, यानी एक ग्लोब मानो। अब ये रेखा है, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा, इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब उत्तरी गोलार्ध में हम मुख्य अक्षांशों की बात कर लेते हैं कि ये जो 23.5 डिग्री रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री जो रेखा है इसका नाम है आर्कटिक वर्त। ये है उत्तरी गोलार्ध की बात। ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, ये 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। अब नीचे बात करें दूसरे गोलार्ध की या इस गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध की, तो 23.5 डिग्री ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, और ये 66.5 पर अंटार्कटिका वर्त। अब ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, कर्क रेखा और मकर रेखा की। ये अलग अलग गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी
गोलार्ध के अंतर्गत जो रेखा है उसका नाम कर्क है, और दक्षिणी जो गोलार्ध में है उसका नाम है मकर रेखा। अब सूर्य की स्थिति क्या रहती है, अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग किरणें जाते हैं, यानी ये विषुवत रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ क्या होती हैं, बिल्कुल कम होती है, यानी न के बराबर पड़ती हैं। अब हम बात करें यहाँ पर क्या पड़ती है, लंबवत, और यहाँ पर पड़ती हैं क्षैतिज। अब अलग अलग कटिबंध बटे हैं, यानी 0 से लेकर 23.5 डिग्री तक का है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है, इसमें इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, यानी 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। अब 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो ये क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, 23.5 से 66.5 के मध्य दोनों गोलार्धों के अंतर्गत इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और 66.5 से 90 उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के अंतर्गत इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री, और अपनी कक्षा में कितनी डिग्री झुकी है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अब हम बात करें किसकी, भारत की स्थिति की बात कर रहे थे कि भारत की स्थिति यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में है इधर, और दक्षिण ग्रीनविच रेखा की बात करें तो पूर्व में है। तो ये स्थिति थी भारत की। तो भारत है कौन से कटिबंध में, तो भारत पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत की कटिबंध की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत कौन से कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत पड़ता है। अब ये हमारा क्या है, भारत। अब हम बात करें कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है, यानी आपको दिख रही है कितनी, 23.5 डिग्री जो रेखा है ये। तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं, आपको राज्य तो शायद पता ही है, भरने आते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी, कि 8 राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको रेखा दिखाई दे रही है शायद। ठीक है, तो पहला जो राज्य है वो आपको दिख रहा है ये गुजरात। कौन सा, गुजरात। अब इधर ये पड़ता है राजस्थान। अब राजस्थान है, इसके अंतर्गत राजस्थान के 2 जिले आते हैं, यानी राजस्थान के अंतर्गत इस कर्क रेखा की जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर, यानी ओनली 2 ही जिले आते हैं। कौन कौन से हैं 2 जिले, एक तो डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है। डूंगरपुर को तो टच करती हुई जाती है और बांसवाड़ा के यहाँ से मध्य से गुजरती है, यानी गुजरात। दूसरा हो गया राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिमी बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, और फिर आता है मिजोरम। यानी 8 राज्य क्या है, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से, 8 राज्यों से। किसके 8 राज्य, भारत के, यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री रेखा वो क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, तो ये आपकी कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के अंतर्गत कर्क रेखा है वो कितने जिलों से गुजरती है, तो 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं, एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा है। कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम बात करें भारत के मानक समय की, यानी जो भारत का जो मानक समय है वो कितना डिग्री लिया गया है। तो भारत का मानक समय, तो भारत का जो मानक समय है वो रेखा ली गई है 82.5 डिग्री रेखा। ठीक है, पूर्वी देशांतर, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो क्या है, भारत का मानक समय लिए गए, यानी भारत का जो समय है वो इसी रेखा के अनुसार माना जाता है। यानी जो ये रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 5 राज्य, वो देखो एक बार। तो यानी ये तो आपकी जो कर्क रेखा है वो है। अब इधर से अगर हम बात करें तो भारत की जो मानक समय रेखा है यानी ग्रीनविच रेखा से, यानी भारत पूर्व में है ही तो पूर्व में होगी, पूर्वी देशांतर होगा। तो ये जो रेखा है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो इधर ये तो आपका नेपाल आ गया अलग है। अब यहाँ से स्टार्ट, यानी यूपी, फिर एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर उड़ीसा और यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्य हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में क्या होता है, यानी ये मानक समय रेखा है, यानी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। ये क्या करती है, गुजरती है। और कर्क रेखा और जो ये मानक समय रेखा है इन दोनों का मिलन स्थल है वो है नगर गांव। किसका है, छत्तीसगढ़ का नगर गांव, यानी छत्तीसगढ़ के नगर गांव में दोनों रेखाओं का क्या होता है, मिलन स्थल होता है यहाँ पर नगर गांव के अंतर्गत। तो ये इनका क्या है, पॉइंट, किसका,
कर्क रेखा और मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और कर्क रेखा, इन दोनों का मिलन स्थल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। और छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र? यह है नगर गांव। तो यहाँ पर क्या पड़ता है? यानी ये नगर गांव पड़ता है। तो यह आपकी हुई भारत की मानक समय रेखा। अब हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या देखते हैं? अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट लिया गया है। ठीक है, कितना है? यानी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी ये स्थिति है। यानी भारत उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम में ये अक्षांशीय स्थिति होगी इसकी। तो यहाँ पर 6 डिग्री है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर यानी 4-5 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? 6 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट हो गया। और भारत का उत्तरीतम बिंदु, उत्तरी बिंदु की अगर बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया उत्तर में। यानी लास्ट छोर जो है उत्तर में वो तो है 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिण में जो लास्ट छोर है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये भारत का यानी दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, इसका अन्य नाम यानी जो ये है इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम भी हैं, इसी को पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं और ला हिंचिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन किस किस नाम से जानते हैं? ला हिंचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। किसको? इंदिरा पॉइंट को। ठीक है, अब ये भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु। अब क्या होता है? ये 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर 2004 को क्या होती है? हिंद महासागर पड़ता है इधर, और हिंद महासागर में उठती है सुनामी लहर, और सुनामी लहर आने के कारण ये जो इंदिरा पॉइंट है ये जलमग्न हो जाता है, यानी जल के अंतर्गत डूब जाता है। तो भारत की जो स्थलीय भूमि है या मुख्य जो भूमि है उसका अंतिम दक्षिणतम बिंदु क्या हुआ? तो वो होता है कुमारी अंतरिप। क्या होता है? कुमारी अंतरिप, या यानी तमिलनाडु राज्य। भारत का कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य। और तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी आपने नाम सुना है, या कुमारी अंतरिप जो सुना है वो। ठीक है, तो कौन सा? कन्याकुमारी कितनी डिग्री पे है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट पे। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट पे। अब भारत का अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारतीय की अक्षांशीय स्थिति क्या हुई? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या हुई? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हुई? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत का अंतिम दक्षिणतम बिंदु, अगर अंतिम दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणतम बिंदु तो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसकी बात करें तो कहाँ पर आता है उत्तरी बिंदु? तो उत्तरी बिंदु जो है वो जिसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे बोलते हैं इंदिरा कोल। किस नाम से? इंदिरा कोल। जो कितनी डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। अब जो दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका ये तमिलनाडु के अंतर्गत, कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट ये इसके अंतर्गत पड़ता है। अब हम बात करें किसकी? कि जो देशांतरीय स्थिति की। तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है उसकी बात करेंगे। तो देशांतरीय स्थिति क्या है भारत की? यानी भारत का पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें तो विस्तार। ठीक है, तो पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें, भारत का पूर्वी बिंदु तो कितनी डिग्री पर है, और जो पश्चिमी बिंदु है ये कितनी डिग्री पर लास्ट माना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य, यानी सबसे पूर्व में पड़ता है। तो आपका जो पूर्वी बिंदु है यानी कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। अब अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत यानी अरुणाचल प्रदेश जो है यानी लास्ट पॉइंट है किसका? पूर्वी बिंदु का। तो कितनी डिग्री पे स्थित है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट। और जो भारत का पश्चिमी बिंदु है यानी गुजरात जो राज्य है, और गुजरात के अंतर्गत ये है 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट। यानी पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य कितना डिग्री पे है? 97 डिग्री 25 मिनट। राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत और इसका जो लास्ट छोर है यानी कहाँ पर है, तो वो है किबिथु नामक स्थान पर। कहाँ पर? किबिथु। ठीक है, यानी कितनी डिग्री पे है? 97 डिग्री 25 मिनट। अरुणाचल प्रदेश राज्य, किबिथु नामक स्थान। अब पश्चिमी बिंदु है यानी गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। और गुजरात के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है सरक्रिक। कौन सा? सरक्रिक। यानी सरक्रिक भूमि वह होती है जो दलदली भूमि, नदियों के द्वारा बनी हुई दलदली भूमि है, उसे सरक्रिक कहते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात के अंतर्गत सरक्रिक क्षेत्र, और यहाँ पर एक माता का मंदिर है। किस माता का? गौर माता का मंदिर। ठीक है, और गौर माता का जो मंदिर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। अब बात करें भारत के देशांतरीय स्थिति की। किसकी? देशांतरीय की। देशांतरीय स्थिति जो है तो क्या बोला जाएगा इसे, कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोला जाएगा? पूर्वी देशांतर, यानी इधर ही तो बढ़ रहा है ना, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसे क्या बोला जाएगा? पूर्वी देशांतर। यानी भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोला जाएगा? पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये भारत का क्या हुआ? अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार हुआ या स्थिति हुई। अब हम बात करें भारत की कि अक्षांशीय और देशांतरीय के बाद, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसकी बात करेंगे। तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, यानी 3214 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है इसकी अगर हम बात करें तो वो है 2933 किलोमीटर। कितने हैं? 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, यानी दोनों का मध्यांतर आप निकाल लोगे। 3214 और 2933 के मध्यांतर कितना है? लंबाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है, तो वो आप मेरे को और कल नोट्स के अंतर्गत लिख के बताना। ठीक है, अब क्षेत्रफल आपको बता दिया कि जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.43% है। कुल क्षेत्रफल भारत का बता दिया। अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति बता दी। ठीक है, तो अब हम बात करें किसकी? भारत से लगे हुए देशों की, यानी भारत के कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं। तो भारत के कौन कौन से देशों की सीमाएं लगती हैं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो ये तो अपना है भारत। अब हम बात करें भारत के लगे हुए जो देश हैं कि कौन कौन से देशों की सीमा भारत के लगती है। तो इधर तो आपको पता ही है कि ये कौन सा हो गया आपका दुश्मन? पाकिस्तान। ठीक है, यानी ये सीमा जो यहाँ पर लगती है ये पाकिस्तान की। यहाँ पर है अफ़गानिस्तान, यहाँ पर हो गया चीन, ये हो गया आपका नेपाल, यहाँ पर जो सीमा लगती है ये है भूटान। यानी भारत की तो ये तो है सीमा। ठीक है, ये स्थिति, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है, ये जम्मू कश्मीर है, ये तमिलनाडु है, ये नेपाल की सीमा। अब ये जो क्षेत्र है ये लगता है बांग्लादेश का, और ये जो लगता है यहाँ पर ये जो सीमा लगती है ये लगती है आपकी म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। ठीक है, तो ये हो गया म्यांमार। अब मुख्य मुख्य हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इधर ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर। ठीक है, अपने इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इधर म्यांमार के द्वीप लग जाते हैं और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो वो लग जाते हैं। ठीक है, एक बात ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो भारत की मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, यानी ग्रीनविच रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। एक बार मैंने आपको क्लास में ये चीज़ बताई थी। ठीक है, अब बात करें कि भारत का एक क्वेश्चन आया था पीछे अब अर्धवार्षिक के अंतर्गत कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है।
तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है भाई, ये बताऊँ आप। कि जैसे अगर हम बात करें भारत को भौगोलिक दृष्टि से बात करें, ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत होने के कारण, ठीक है, भौतिक विविधता इसके अंतर्गत है। अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर के अंतर्गत ऊंचे ऊंचे क्या हैं, पर्वत पाए जाते हैं। दूसरा, बहुत सी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी कई बड़ी बड़ी क्या है, नदियां हैं। उत्तर के अंतर्गत पर्वत हैं। फिर इसके अलावा क्या है, बहुत सी नदियां हैं। और नदियों के कारण फिर अगर हम बात करें दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत के अंतर्गत बात करें तो दक्षिणी भारत वनाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, वनाच्छादित क्षेत्र, वनों से आच्छादित क्षेत्र है। कई क्षेत्र इसके अंतर्गत अगर हम बात करें रेत के टीलों की, या मरुस्थलीय भाग भी है, बहुत बड़ा मरुस्थल है होने के कारण। फिर अगर हम बात करें उत्तर में, तो उत्तर में हिमालय पर्वत है, ठीक है। अगर इसकी बात करें हिंदुकुश पर्वत की, सुलेमान पर्वत श्रेणियों की, तो उत्तर में कौन सा हो गया, उत्तर में हिमालय हो गया। हिमालय कैसे रक्षा करता है, तो उत्तर में हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय पर्वत। उत्तर पश्चिम में अगर बात करें, तो उत्तर पश्चिम में हो गया आपका हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब बात करें उत्तर पूर्व की, तो उत्तर पूर्व में यानी जो पूर्वांचल राज्य हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, अपने जो 7 बहनों वाले राज्य हैं, ठीक है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये है ना जो 7 बहनों वाले राज्य, यानी यहाँ पर ये क्या है, उत्तर पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इनका विस्तार से वर्णन हम अगले भारत के फिजिकल डिवीजन में करेंगे। और फिर दक्षिण में अगर बात करें, तो दक्षिण में क्या है, दक्षिणी भारत के अंतर्गत, तो इसके नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर होने से इसको क्या कहा जाता है, यानी भारत को एक भौगोलिक इकाई में होने के कारण, विस्तृत भौगोलिक इकाई में होने के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इसके साथ भारत के यानी अटैच में देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये क्या है, भारत के पड़ोसी क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें किसकी, अर्धवार्षिक के अंतर्गत, मैप के अंतर्गत आया था कि जो पाक जल संधि कहाँ पर है, तो वो देखो एक बार, ये जो हमारा भारत का क्या है, मैप, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी जो भारत और श्रीलंका के मध्य जल संधि है, यानी जो क्षेत्र है, ये पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी है जो श्रीलंका व भारत को क्या करती है, अलग करती है। किसकी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और दूसरा पाक जल संधि, ठीक है। तो ये दोनों क्षेत्र भी यहीं पे है। अब आपका जो लेसन था, आज के लेसन में यही बात थी, भारत की जो स्थिति है वो, ठीक है। तो सामान्य जानकारी दे दी, और पहला चैप्टर जो अपना है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको कल नहीं परसों करने हैं, परसों करके साफ साफ नोट्स और प्रश्न उत्तर दोनों अपने सबमिट कराने हैं ऐप के माध्यम से, और ऑनलाइन क्लास लेते रहना है, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।